गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज करंट अफेयर्स के एक टॉपिक को लेकर मैं यहाँ हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण है और आज के लिए देखा जाए तो ये आज के पेपर में न्यूज़ चैनल्स पर काफ़ी छाया हुआ टॉपिक है। साथ ही साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए आगामी एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक को अगर क्लियर समझा जाए तो मूल रूप से अफ़गानिस्तान के साथ आज जो समस्या है तालिबान के रूप में जो हम देख रहे हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस यहाँ करना चाहते हैं। मैं अफ़गानिस्तान को समझाऊं या उसकी समस्या को समझाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि अफ़गानिस्तान को समझा जाए, उसकी भौगोलिक स्थिति को समझा जाए। तो अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जो मूल रूप से कहा जाता है कि पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, बंजर भूमि है, पैदावार बहुत कम है, मतलब कृषि ना के बराबर है। अफीम यहाँ की मुख्य पैदावार है। मीन्स कहा जाता है कि विश्व का 90% अफीम वो अफ़गानिस्तान में पैदा होता है और इसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कहा जा सकता है कि बैकबोन है, एक सपोर्ट है अफीम की खेती, जो कि विश्व में बैंड है। खैर, अफ़गानिस्तान की स्थिति को अगर देखा जाए तो इसके पड़ोसी देशों को स्पष्ट रूप से देखा जाए। पाकिस्तान वो देश है जो इसके साथ भारत का कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान वो देश है जिसके साथ भारत का अच्छा रिश्ता है। तो कहा जाता है, पॉलिटी में मूल रूप से एक माना जाता है कि अगर शत्रु का शत्रु मेरा अच्छा दोस्त हो सकता है, मीन्स भारत और पाकिस्तान में अच्छा संबंध नहीं है तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी अच्छे संबंध नहीं है। उस स्थिति में भारत अफ़गानिस्तान को बहुत अच्छा अपना मित्र मानता है और अफ़गानिस्तान में भी भारत को एक बहुत अच्छा मित्र मानता है। हमारा संबंध ऐतिहासिक है, मीन्स ये कोई नया संबंध नहीं है, बल्कि इतिहास से जुड़ा हुआ हमारा संबंध है। पामीर की गांठ मूल रूप से इसके उत्तर में पड़ता है। हिंदू कुश ये वही पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ से बहुत सारे इसके दर्रे, पहाड़ों के बीच या पहाड़ों के बीच, दो पहाड़ों के बीच के स्थान को दर्रा कहा जाता है। तो इन्हीं के दर्रों से आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते थे। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और पश्चिम में ईरान, ये इसके पड़ोसी देश है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान का जो एरिया है मूल रूप से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है। अफ़गानिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है। इस स्थिति से यहाँ पर इस्लाम धर्म जो है प्रमुख रूप से अपनाया गया है लोगों द्वारा। तालिबान की समस्या जो आजकल हम करंट रूप से देख रहे हैं, तालिबान की समस्या है क्या? तो इस समस्या को जानने के लिए पहले इस अर्थ को, इसके शब्द के अर्थ को समझना होगा। तालिबान जो शब्द है वो मूल रूप से उसको तालिबान भी कहा जाता है और ये पाश्तो शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी छात्र, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब कितना करते हैं वो तो आपको नज़र आता है, मतलब अर्थ के विपरीत। और ये एक आंदोलन था जो 1994 में चला था। वहाँ पे ये एक तरह का सुन्नी, मतलब जो मुस्लिम होते हैं शिया और सुन्नी, तो ये सुन्नी मूवमेंट था और इसको कई देशों ने सपोर्ट किया था, पाकिस्तान उनमें से एक था। इस आंदोलन ने वहाँ पर लड़ाकू इन द सेंस मदरसों में, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मदरसों में लड़ाकू व्यक्तियों को पैदा किया या जन्म दिया। उस तरह से शरीयत कानून, मतलब जो शरीयत का कानून है, जो इस्लामिक कट्टरता को जन्म देता है, जो आधुनिकता को पीछे ढकेलता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने ज्ञानार्थ में या ज्ञान में प्राप्त कर लिए। तो अपने शब्द को ये लोग सार्थक नहीं कर पाए और ये एक तरह से हमारे दिमाग में भी आता है कि ये आतंकवादी संगठन है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, तालिबान एक कबायली लोग हैं, ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। हाँ, चूँकि इनकी एक्टिविटीज़, इनके करने का तरीका आतंकवादियों जैसा है, तो ये आतंकवादी मान लिए जाते हैं सामान्य जनता द्वारा। अलकायदा और तालिबान दो अलग अलग चीज़ है। अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है जो ओसामा बिन लादेन से जुड़ा हुआ संगठन था, जिसकी स्थापना ओसामा बिन लादेन ने किया था। तालिबान कोई भी किसी भी तरीके से आतंकवादी संगठन नहीं है, ये कबायली लोग हैं। और इसको अगर सीधे तरीके से कहा जाए कि कोई भी देश ये सोच रहा है, जस्ट लाइक अमेरिका ये सोच रहा है कि तालिबानियों को हम कुचल देंगे, तो वो संभव नहीं है। चूँकि ये ISIS को उसने कुचला क्योंकि वो आतंकवादी संगठन था,
अलकायदा को उसने कुचला क्योंकि वो आतंकवादी संगठन था। उसी तरह से आप दूसरे देशों का भी उदाहरण ले सकते हैं कि आप आतंकवादी को कुचल सकते हैं, उसके संगठन को तोड़ सकते हैं, लेकिन आप किसी कबायली व्यक्ति को जिसका समूह बड़े स्तर पर है और जो एक कबायली लोग हैं, उस क्षेत्र के प्रभुत्व लोग हैं, उसको समाप्त करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और इसका उदाहरण अफगानिस्तान के तालिबानी है। तालिबानी आज के समय में जो समस्या है उसकी जड़ें जो है प्राचीन या यूं कह लें कि कुछ साल पहले उत्पन्न हुआ था, और ये जियोपॉलिटिक्स का, भू राजनीति का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। ये अचानक समस्या पैदा नहीं हुई है, जैसे हमें लगता है कि अचानक कुछ हो रहा है, अचानक अमेरिका का सैनिक वहाँ से निकलना शुरू हो गया और अचानक ये लोग इतने बड़े 84, 86, 90% अफगानिस्तान पर इन्होंने कब्जा कर लिया। ये सुनकर वैसे व्यक्तियों को थोड़ा आश्चर्य में डाल सकता है जो इस चीज़ को समझते नहीं है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों के अनुसार ये होना था, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। और ये तालिबान का जन्म एक तरह से कहा जा सकता है कि 1994 में हुआ, लेकिन तालिबान जो था अमेरिका के स्थिति या अमेरिका के रहते हुए भी मजबूत था, वहाँ पे इतना कमज़ोर नहीं था वो। 2001 में जो WTC का अटैक हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो अमेरिकन अटैक हुआ था जिसने विश्व को दहला के रख दिया, उसामा बिन लादेन उसका मेन दोषी था, वो अटैक का बदला था अफगानिस्तान पर अमेरिका का अटैक। तो 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया और देन 2004 में ही अफगानिस्तान में तालिबान फिर से अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। तो ये कोई नई घटना नहीं थी। अभी 2021 चल रहा है, 4 में अमेरिका की उपस्थिति में तालिबान जो थे फलने फूलने लगे थे। तो इस तरह से आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि अचानक ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं कुछ घटनाओं का यहाँ वर्णन करना चाहूँगा जो स्पष्ट रूप से आपको क्लियर करेगी कि ये घटना जुड़ी कैसे है। जब अफगानिस्तान, चूँकि अफगानिस्तान रूस के साथ एक अच्छा मित्रवत व्यवहार रखता है, रूस और अफगानिस्तान का एक अच्छी दोस्ती है, तो रूस जो था अफगानिस्तान में जब बहुत तरह से डिस्टर्बेंस शुरू हो गए तो रूस अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री को अफगानिस्तान की सहायता के लिए भेजा। ये आपको समय था 1979 का वो समय जब अफगानिस्तान में रशियन आर्मी जो थी वहाँ पर आई थी। अब ये कोल्ड वार का समय था, मतलब स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये वो समय था जब शीत युद्ध चल रहा था। कैपिटलिस्ट विचारधारा और कम्युनिस्ट विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, मिश्र उद्योगपतियों का देश हो, उद्योगपति ही राज करें, ये विचारधारा अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। और कार्ल मार्क्स या मार्क्सवादी विचारधारा, लेनिन को सपोर्ट करने वाले लोग आपको रशियन विचारधारा के थे, मजदूर और किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करने वाले लोग। तो विश्व जो था जो दो धुरी में बटा हुआ था और शीत युद्ध उसमें चल रहा था, पीक पोजीशन पर था। रसिया एक बहुत बड़ा देश था, आज भी विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो उस कंडीशन में अमेरिका के लिए एक जगह मिला जहां रूस को चोट कर सकता था। जब रशियन आर्मी अफगानिस्तान में फंसी युद्ध में, तो यूएसए ने वहां पर एक तरह से कहा जा सकता है एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जो रशियन आर्मी को कंट्रोल कर सकता था या रशियन आर्मी को लंबे समय तक उस दलदल में, युद्ध के दलदल में फंसा कर रख सकता था। क्योंकि उसको पता था कि अगर वहां पर रशियन आर्मी फंसी रहेगी तो इसका प्रभाव रूस की आर्थिक स्थिति में पड़ेगा, क्योंकि रूस की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कोल्ड वार की स्थिति को देखते हुए अमेरिका को ये पता था, तो उसने हथियार का सप्लाई किया। और वो व्यक्ति कौन था? तो ओसामा बिन लादेन। मीन्स ओसामा बिन लादेन को खड़ा करने वाला, जन्म देने वाला रूस नहीं, अमेरिका ही था। और वो वही फसल थी जिसको अमेरिका ने ही बाद में काटा था। तो ओसामा बिन लादेन जैसे संगठन को उसने खड़ा किया और उसने हथियार सप्लाई किए, सोफिस्टिकेटेड हथियार, ऐसे हथियार जो वहाँ के मिलिट्री कभी सोच नहीं सकती थी। और उस हथियारों के बल पर वहाँ के आतंकवादी संगठनों ने डिस्टर्बेंस पैदा किया, रूस के साथ वो लोग लड़े। रूस इस चीज़ को समझता तब तक देर हो चुकी थी। रूस वहाँ से निकलने का प्रयास करता, लेकिन अब सवाल दो चीज़ों का था कि रूस की एक तो विश्व में छवि जो थी उसका नुकसान होता है वहाँ पर, अगर वो समस्या को हल किए निकल जाता। दूसरी चीज़ थी कि अफगानिस्तान और रूस एक घनिष्ठ मित्र थे, अफगानिस्तान की सहायता के लिए हो गया था। तो ज़्यादातर नियम ये देखे जाते हैं कि अगर कोई किसी देश की आर्मी किसी देश में सपोर्ट के लिए जाती है तो उसका पूरा आर्थिक खर्च जो है वो देश उठाता है। अफगानिस्तान की स्थिति ऐसी नहीं थी कि रूस की
या रूस की आर्मी की सहायता वो कर सकता था। तो यहाँ पूरा खर्च जो था रशियन गवर्नमेंट का आता था। अब इस तरह से रूस के लिए आर्थिक स्थिति, और दूसरी बात, रशियन आर्मी जब यहाँ मारी जाती थी और उनकी लाशें जब वहाँ जाती थी उनके अपने देश में, तो लोग वहाँ पूछते थे कि हम लोग क्यों मर रहे हैं। जो मुस्लिम कंट्री थे, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो रशियन पार्ट थे, वहाँ के जो मुस्लिम थे, चूँकि यहाँ मुस्लिम थे, तो एक सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ था कि अपने लोग को ही क्यों मारा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा सेंटिमेंट था और इस तरह से रूस का टूटने की कहानी शुरू होती है, जो 1990-91 में समाप्त होती है आपको। तो ये बिल्कुल एक प्लानिंग वे की घटना थी। अब चूंकि WTC का अटैक होता है तो रूस तो अपना निकल गया वहाँ से, लेकिन उसको नुकसान या जो भरपाई होनी थी वो तो हो गई चुकी थी। अब अमेरिका को एक मौका था जो अफगानिस्तान पर वो कर सकता था, या एक तरह से अब जियो पॉलिटिक्स जो विश्व को मैसेज दे सकता था, वो था अलकायदा या तालिबान। तो WTC पर अटैक ने अमेरिका को एक खुला मौका दिया कि वो अफगानिस्तान पर आके बैठ जाए और यहाँ से अपने सारी चीज़ों को कंट्रोल करे, जो कि भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, जो मिडिल ईस्ट कंट्री है जहाँ तेल का विपुल भंडार है, बहुत ज़्यादा भंडार है। आज का जो वर्ल्ड है उसकी इकोनॉमी पेट्रोलियम इकोनॉमी है, पेट्रोल के बल पर वो इकोनॉमी को डील कर रहे हैं। तो अमेरिका को मौका था अफगानिस्तान में और अमेरिका आके बैठा वहाँ पर। जब उसने ओसामा बिन लादेन को मारा तो अभी उसके पास लंबा समय था, वहाँ से वो जा सकता था, लेकिन उसने मिलिट्री बेस बनाए और कंट्रोल करना शुरू किया। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता था कि तालिबान को अमेरिका ने क्षति नहीं पहुँचाई। तालिबानियों के साथ हमेशा अमेरिकन आर्मी जो थी एक समझौतावादी नीति के साथ काम करती रही। और अभी की घटनाक्रम में अगर आप जाइएगा तो भारत गवर्नमेंट ने एस जयशंकर, जो अभी विदेश मंत्री हैं हमारे, वो भी तालिबानी गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं। क्योंकि भारत का बहुत ज़्यादा पैसा अफगानिस्तान में लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट के रूप में। वहाँ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट, ये सारे काम वहाँ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा हो रहे हैं लंबे समय से। इंडियन गवर्नमेंट की छवि बहुत अच्छी है अफगानिस्तान में। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में हम फंसा के बैठे हुए हैं, और ये अफगानिस्तान को फंसाने का मतलब ये नहीं, मतलब जियो पॉलिटिक्स से भी इसको समझा जाए तो ये पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध को मजबूत करता है। इन द सेंस अफगानिस्तान अगर हमारे साथ है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारे सामने बहुत छोटा या एक झुका हुआ देश होता है। हम चाइना को भी कहीं ना कहीं एक तरह से उसके आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं अगर अफगानिस्तान में हम मजबूत हैं तो ये जियो पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा अड्डा था। धीरे धीरे जैसे जैसे तालिबान की शक्ति बढ़ी और अमेरिका में एक तरह से आर्थिक स्थिति जो थी 2008 के बाद सब प्राइम फैक्टर, जिस पर मैंने मंदी में चर्चा भी किया था, 2008 के बाद सब प्राइम फैक्टर पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। मीन्स ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड इकोनॉमी बूम कर गई है और बहुत तेज़ी से विकास कर रही है। अमेरिका इसका बहुत बड़ा उदाहरण था। लेमन ब्रदर जो 200 सालों से पुराने बैंक थे वो धड़ाल या तुरंत ही डूबे। तो ये दिखाता है कि अमेरिकन इकोनॉमी पे इसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। अब अमेरिका ने इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया और उसके जो मिलिट्री थी, मतलब ऐसा माना जाता है कि लगभग 2 लाख मिलिट्री लगभग वो यहाँ उतारा था। उस स्थिति में अपने मिलिट्री का सारा खर्च अमेरिका देता था और उस स्थिति में उसको लंबे समय तक यहाँ टैकल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अचानक ये डिसीजन नहीं लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन तय किया था वो लंबा था, लेकिन जब वहाँ राष्ट्रपति नए आए आपको जॉय बाइडेन, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि 11 सितंबर 2021 से पहले हम अपने आर्मी को वहाँ से निकाल लेंगे। डेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो न्यूज़ चैनल्स ये बता रहे हैं, या जो अदर न्यूज़ चैनल है वो उनके अनुसार वहाँ 4000 अमेरिकन सैनिक हैं। लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अमेरिका कभी भी अपना डेटा नहीं देता है। कोई भी देश, अमेरिका क्या, और अमेरिका जैसा देश तो कभी नहीं बताएगा कि उसके कितने आर्मी वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये कहना कि वहाँ 4000 हैं, ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि अमेरिका कभी क्लियर नहीं करेगा कि उसकी कितनी आर्मी वहाँ फंसी हुई है। हाँ, नुकसान, आर्थिक नुकसान तो बहुत बड़ा है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के अध्ययन को अगर बात कर लें तो एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा यहाँ पर, लगभग 10 अरब डॉलर का नुकसान उसको मूल रूप से हुआ है सिर्फ वहाँ के सैनिक रखने का। मीन्स वहाँ जो यूएसए की मिलिट्री थी उसको खर्च, खाने पीने और कपड़े और वेतन देने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे खर्च थे अमेरिका के पास।
आतंकवादियों पर जो अटैक होते थे, उसके जो गोले बारूद होते थे, इवन ईंधन का जो खर्च था, जो हवाई जहाज़ के थ्रू वो ट्रेवल करते थे, ये सारे खर्च अभी कैलकुलेटेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका पर एक प्रेशर था कि ये जो आर्थिक क्षति हो रही है और जो हमारे सैनिक मर रहे हैं, मीन्स अफगानिस्तान इतिहास अपने को दोहराता है। जो काम रसिया के साथ यहाँ हुआ था वही अब अमेरिका के साथ हो रहा था। जब उसके आर्मी वहाँ मर के जाते थे तो बिल्कुल वहाँ के लोग पूछते थे कि हमारे सैनिक क्यों मर रहे हैं अफगानिस्तान में, हमने जो टारगेट फिक्स किया उसामा बिन लादेन को, वो बदला चुक गया है या वो बदला हमने ले लिया, तो अब यहाँ से हमको वापस जाना चाहिए। तो जब उनके ही भाई बंधु मरने लगे तो वहाँ की जनता में एक तरह से आक्रोश, गवर्नमेंट को आर्थिक स्थिति बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक बहुत मोटा पैसा अमेरिका के यहाँ लगा हुआ है। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, अमेरिका यहाँ से फिजिकली जा रहा है, शारीरिक रूप से अपने मिलिट्री को हटा रहा है, मेंटली रूप से अमेरिका यहीं पड़ा रहेगा। मीन्स आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी अमेरिका यहीं रहेगा, अमेरिका जाने वाला नहीं है। उसके जहाजी बेड़े जो हैं हिंद महासागर में, अरबियन सी में हैं और हमेशा वो रहेंगे, और जहाँ जैसी स्थिति बनेगी वो तुरंत अटैक करने के लिए तैयार होंगे। तालिबान जो है एक बड़े तेजी से उभरता हुआ संगठन है और इसको अमेरिका ने कहीं ना कहीं प्रश्रय दिया है। अमेरिका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर चाहता तो तालिबान को कुचल सकता था, बिल्कुल कुचल सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। वो कहीं ना कहीं ये चाहता था, जैसे इंडियन गवर्नमेंट का जो पॉलिसी था कि जो सरकारें वहाँ चुनी हुई आएंगी उनसे हम बात करेंगे, डील करेंगे, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। अमेरिका की पॉलिसी क्या थी इस चीज़ को लेकर कि हम सरकार, अपनी कठपुतली सरकार वहाँ रखेंगे, मीन्स वैसी सरकार को ही हम बैठाएंगे जो हमसे बात करे, जो मेरे इशारों पर नाचे। तो दोनों देशों के बीच जो था वो अंतर था। मतलब अगर हम अपने लाभ के लिए बात करें, अपने बातों की या इंडियन परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें, तो अफगानिस्तान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो पहला इन्वेस्टमेंट को लेकर, दूसरा पाकिस्तान का पड़ोसी देश है, तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है उसको कहीं ना कहीं हम कंट्रोल करते हैं, या एक तरह से जियो पॉलिटिक्स में कहा जा सकता है, जो हमने बोला चाणक्य नीति कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो उस पॉलिसी पर को भी हम डील कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर। सेकेंड चीज़ ये भी है कि अमेरिका जो यहाँ कर रहा है उसका बहुत सारे देशों ने स्वागत किया। रूस को ऐसा लगा बहुत अच्छा चीज़ हुआ, पाकिस्तान को लगा बहुत अच्छा चीज़ हुआ, पाकिस्तानी खुल के घूम के कह रहे हैं कि भाई अमेरिका सैनिक यहाँ से हार गया और भाग गए। मीन्स ये जनरली एक ट्रेंड वहाँ चल रहा है पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, वहाँ के लोग खुश हैं इस चीज़ को लेकर, और वहाँ पर ये इस बात को फैलाया जा रहा है कि यूएसए की आर्मी हार गई और भाग गई। रूस भी इस चीज़ को सुना तो बहुत उसको अच्छा लगा, विश्व के सारे वो देश जो अमेरिका के खिलाफ थे उनको ये अच्छा लगा, लेकिन यथार्थ जो है वो कुछ और है। अब वो वही देश रो रहे हैं बैठकर। अगर वो सोच रहे हैं, रूस अगर सोच रहा है, क्योंकि रूस भी उसके आसपास का देश है, और बाकी देश अगर सोच रहे हैं कि तालिबान के आने से अफगानिस्तान में कुछ अच्छा होने वाला है, तो मेरे समझ से तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तालिबान एक ऐसा संगठन है जो कभी भी शांति का हिमायती नहीं है। आज आप उससे बात कर सकते हैं, कुछ समझौता कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसने बाहियान में बुद्ध की मूर्तियों को तोड़वा दिया, जो बिल्कुल एकदम कट्टरता की बात करता है, जो अपनी धारा को छोड़ नहीं सकता, वैसे संगठन को आप बोलते हैं कि हम सुधार सकते हैं और बात करके कुछ नई चीज़ें ला सकते हैं, एक बहुत मुश्किल सा लगता है। तालिबान के साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिली है। यूएसए की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्वमेंट है वो अब थोड़ी सी चेंज हुई है। तालिबान को लेकर वो लोग अपनी विचारधारा रखते हैं और अमेरिका अपने चीज़ों को यहाँ साधने के प्रयास कर रहा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इस चीज़ को समझा जाए तो भारत को बहुत सारे लोग समझा रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपनी आर्मी को, इवन यहाँ के एयरफोर्स को इंडियन आर्मी ने बहुत सहायता दी है, और वहाँ के मंत्री इस बात को सपोर्ट भी करते हैं कि भारत आए, बातचीत करे, इन द सेंस भारत अब इस मामले में दखल दे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सके इंडियन गवर्नमेंट आज दखल नहीं दे, लेकिन आपको वो कहा जाता है ना कि नाक आप सीधे पकड़ो या फिर तिरछा, मीन्स दूसरे तरीके से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपको यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, आपका स्वार्थ यहाँ पर है। तालिबान अगर बड़ा होगा, शक्तिशाली होगा, तो पाकिस्तान उसका यूज करेगा। पाकिस्तान जब उसका यूज करेगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जम्मू कश्मीर का डिस्टर्बेंस बढ़ेगा नहीं। तालिबान के अधिकतर आतंकवादी भाड़े पर आकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को
एक बड़े स्तर पर ले जा सकते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। एस जयशंकर का मीटिंग तालिबानियों के साथ ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस चीज़ को लेकर चिंतित है, उस बात को समझ रही है। अभी जो मीटिंग आपको दुशांबे में चल रहा है, आपको SCO की मीटिंग, संघाई कॉरपोरेशन, इसकी जो मीटिंग चल रही है उसमें विदेश मंत्री गए और इस बात पर चिंता प्रकट किया गया है कि इस समस्या को कैसे टैकल किया जाए। तात्कालिक रूप से वेट एंड वॉच, मतलब इंतजार कीजिए कि क्या होने वाला है भविष्य में। बहुत सारे देश इसी तरह से, बहुत सारे देश इसी आशा पर टिके हुए हैं कि वेट एंड वॉच किया जाए। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि वेट एंड वॉच में तालिबान इतना तेज़ी से फैला हुआ है, मीन्स 90% के आसपास का एरिया जो है अफगानिस्तान वो तालिबान के कब्जे में है। आर्मी को मारना, वहाँ की सरकार को अस्थिर करना, ये सारे उसके एजेंडा में है। तालिबान कभी भी विश्व हित की बात नहीं कर सकता। तालिबान वही संगठन है, जब कंधार में, यही वो कंधार है जहाँ पर आपका एरोप्लेन हाईजैक होके गया था, जो भारत का प्लेन था हाईजैक हुआ तो आतंकवादियों ने उसको कंधार में उतारा था। और ये वही जगह था, वही भूमि थी, वही संगठन था जिसने बार्गेनिंग किया और मोटा पैसा दिया गया, इंडियन गवर्नमेंट उसको माने ना माने, और आतंकवादी अजहर मसूद को छोड़ा गया जिसने हजारों लोग को मारा, निर्दोष लोगों को, और वहाँ ले जाकर, तो वही उस संगठन है। अब इतना जल्दी भूल क्यों जाता है इंडियन गवर्नमेंट, ये आश्चर्य की बात है। तो इस ज़मीन पर हम अगर वैसी गवर्नमेंट जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनकर आती है, जैसे हामिद करजई की जो गवर्नमेंट थी, उनके साथ बहुत अच्छा एक व्यवहार था हमारा और लगा कि नहीं एक विश्व शांति के लिए आगे वो बढ़ रहे हैं। लेकिन तालिबान का आना और उसके साथ हम लोग अगर कड़ाई से नहीं अपने डीलिंग करते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या होगी भविष्य के लिए। भारत जैसे देश के लिए नहीं, अफगानिस्तान के लिए तो होगी ही होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि इसका प्रयोग वो भारत के लिए कर सकता है, ये उसके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि अफगानिस्तान किसी का नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। जब वो अपने देश के नहीं हुए, जिस तरह से वो शरीयत कानून को लागू करते हैं, मर्दों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं, वहाँ पर जिस तरह वो मर्द और औरतों को मारते हैं, मीन्स औरतों का कोई भी शरीर का अंग दिखाई नहीं देना चाहिए। बुर्का इस तरह से पहनना है कि पैर अगर दिखाई दे दिया, पैर की उंगली तक दिखाई दी तो उसको काट देते हैं। मीन्स उनको नर्स चाहिए लेकिन औरतों को पढ़ने नहीं देना है। वो नियम ये बनाते हैं कि औरतें नर्स बन नहीं सकती है, डॉक्टर बन नहीं सकती हैं, और औरतें अपना इलाज औरतों से ही करवा सकती हैं, औरतें डॉक्टर होनी चाहिए। ये अजब तरह का उनका अपना सोच है। मतलब अगर कोई देश, अमेरिका जैसा देश या भारत जैसा देश ये सोच रहा है कि इस कट्टरपंथियों से हम बातचीत से समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये ऐसा बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा होना रहता तो ये समस्या फिर से एक तरह से कुकुरमुत्ते की तरह नहीं फैल जाती। आज विश्व के सामने एक बड़ी समस्या है और वेट एंड वॉच पॉलिटिक्स में ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर फ़ायदा किसी को होने जा रहा है तो अब ये अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि वो बहुत प्लानिंग वे में यहाँ से निकल जा रहा है। अमेरिका यहाँ से निकल जरूर रहा है लेकिन आसपास के देशों पर उसका अपना प्रभुत्व रहेगा। चूँकि सऊदी अरब पर उसका अपना प्रभाव है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उसको अफगानिस्तान की अब ज़रूरत नहीं है। उसको एक बेस चाहिए था, मीन्स खड़ा होने की जगह चाहिए थी। वो सऊदी अरब में ऑब्वियस स्टेबल गवर्नमेंट के साथ पड़ा हुआ है, तो वो क्यों यहाँ डिस्टर्बेंस सहे, अपनी हानि कुछ सहे। तो यहाँ से वो निकल जाएगा और देन विश्व को डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, जो कि अब नज़र आ रहा है। तो तालिबान फिर से वो सारे काम, लेकिन जैसे मैं अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक स्टेटमेंट यहाँ दोहराना चाहूँगा कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती है। आतंकवाद ये नहीं देखता है कि किस देश में कितना दूरी तक हम जा सकते हैं। अमेरिका उसका उदाहरण 2001 का WTC पर अटैक ने वो साबित कर दिया कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती है। अमेरिका जैसे देश पर भी आतंकवादी अटैक कर सकते हैं और उसे भी वो सारे चीज़ें भोगने पड़ते हैं जो भारत जैसे देश को भोगने पड़ते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका को एक कठिन और बहुत ज़्यादा कड़ाई से इस नीति को लाने की ज़रूरत है, जिससे कि तालिबानी समस्या को डील किया जा सके। जब उसने इस समस्या को देखा है, समझा है, तो आसानी से डील भी कर सकता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें आप समझ में नहीं आती हैं। तो मित्रों, लगता है कि आपको तालिबान की समस्या समझ में आई होगी। आगे चीज़ें को समझने के लिए न्यूज़ से बने रहिए। अफगानिस्तान चूँकि हमारा एक पड़ोसी देश है, तो इससे हमेशा वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं
उससे जुड़िए और जो न्यूज़ अप टू डेट हो रहा है उस चीज़ को अगर इन चीज़ों से जोड़ते हैं तो आपको विश्व इतिहास समझने में या विश्व के राजनीतिक भू राजनीति को समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू, आज इतना ही।